तो हम लोग राय के साक्ष्य पर बात करते हैं, और राय के साक्ष्य पर बात करते हुए कहा गया था कि राय का साक्ष्य ऐसा नहीं है जो कोई भी किन्हीं भी परिस्थितियों में और किन्हीं भी विषयों के बारे में दे। राय का साक्ष्य कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ विषयों पर और कुछ ही परिस्थितियों में दिया जाएगा। ट्रायल कोर्ट जहां मुकदमा चलता है वहां लोगों को यह मालूम ही नहीं रहता, वो तथ्य के साक्षी से इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि अमुक विषय के संबंध में आपकी राय क्या है। तथ्य के साक्षी से यह पूछा ही नहीं जा सकता। और मजेदार होता है कि जब आप ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं ये नहीं पूछा जा सकता, तो जो क्रॉस एग्जामिन कर रहा है उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये नहीं पूछा जा सकता, और वो झगड़ने को तैयार है कि हम केवल यही तो पूछ रहे हैं तथ्य के साक्षी से कि तुम्हारे गांव में आमतौर पर लोग 8 बजे सो जाते हैं या नहीं, या गांवों में आमतौर पर लोग 4 बजे जग जाते हैं या नहीं। ही इज नॉट ए एक्सपर्ट विटनेस, वो तथ्यों के बारे में साक्ष्य देने आया है। घटना 4 बजे सुबह हुई कही जाती है, वो ये कह रहा है 4 बजे घटना स्थल पर कोई नहीं था। आप राय का साक्ष्य नहीं मान सकते। हो सकता है गांवों में 4 बजे सुबह सब जग जाते हो, लेकिन उस दिन उस पर्टिकुलर प्लेस पर कोई ना हो। भाई तथ्य के साक्षी से उसकी राय कैसे मांगी जा सकती है? दुनिया में सब गांवों में सुबह 4 बजे लोग जग जाते हो। उस गांव में शादी थी एक दिन पहले, ठीक है, सब रात भर जागे थे, दिन में विदा हुई थी, इसलिए अगले दिन सुबह 4 बजे कोई नहीं जागा। ये संभव है? तो राय कैसे पूछ सकते हैं हम? तथ्य के साक्षी से राय नहीं पूछी जा सकती। लेकिन ये मालूम ही नहीं है क्यों कानून के प्रति कोई विश्वास, कानून के प्रति कोई निष्ठा यह ही नहीं। जो एविडेंस एक्ट कह रहा है अव्वल तो मालूम नहीं, और मालूम भी है तो उस पर विश्वास नहीं। आप जुडिशियल अफसर बन भी गए, याद कर करा के, तो अगर आप इस हैसियत में नहीं है कि निर्णित कर पाए कि क्या पूछा जा सकता है और क्या नहीं पूछा जा सकता, तो आप अपने बारे में विचार करिए, क्योंकि फिर तो आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि क्या ग्राह्य है और क्या अग्राह्य है। और फिर जो कुछ आप डिसाइड करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बदलेगा ही। डिसीजन वो होना चाहिए जो एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप दें, किंतु सुप्रीम कोर्ट तक कोई उसमें उंगली न लगा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो किसी और एविडेंस एक्ट को नहीं चलाते हैं, वो यही एविडेंस एक्ट है जिसके आधार पर सब कुछ तय करते हैं। इसलिए आपको बेहतर वो चीजें मालूम होनी चाहिए जो वहां कही जा रही है। आप दशा तो देखिए, हम देख रहे थे कई सारे वीडियो पड़े हुए थे कि उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है कि अब हिंदू विवाहों में सप्तपदी अनिवार्य होगी, ठीक है, जबकि ये बात 1955 में कह दी गई। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए थे और सो कॉल्ड लॉ एक्सपर्ट्स के पड़े हुए थे और मिलियंस व्यू, और वो मिलियंस व्यू करने वाले लोग
जनता के नहीं है, क्योंकि जनता का इस विषय पर इंटरेस्ट ही नहीं है। ये मिलियंस व्यू करने वाले लोग मूर्ख। 1955 में सेक्शन 7 उसमें कह दिया गया कि दो ही तरीके हैं शादी करने के, या तो आप शास्त्रीय पद्धति इससे करिए और या रूढ़िक पद्धति इससे करिए। और शास्त्रीय पद्धति से करते तो फिर सप्तपदी जब पूरी हो जाएगी, यानी और सप्तपदी क्या है यह भी बताया, और विवाह सप्तपदी इसके प्रारंभ होने पर पूर्ण हुआ यह नहीं माना जाएगा। जब सप्तपदी ठीक है 7वां पद उठ गया तब पूर्ण हुआ। और पूर्णता और अपूर्णता कानून में इंपॉर्टेंट है। ऐसी बात चर्चा में भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन प्रसंग है तो कहना पड़ेगा कि मानिए वर या वधू इनकी मृत्यु निर्धारित तो नहीं है, 5 फेरे हुए और एक की मृत्यु हो गई, तो दूसरे का स्टेटस क्या है? मॉर्टियर। यह प्रश्न तो उत्तराधिकार को प्रभावित कर देगा, यह प्रश्न तो मॉर्टियर स्टेटस को प्रभावित कर देगा। इसलिए महत्व की बात है कि कब मॉर्टियर स्टेटस मिला पति या पत्नी का। कानून अपने में बहुत क्लियर है, कानून अपने में बहुत रीजनेबल है, लेकिन आप कुछ जानेंगे तब ना। एक्सपर्ट इसकी ओपिनियन ये कब आ सकती है, किन विषयों पर आ सकती है, सेक्शन 45 वही तय करता है। अगर स्थितियां वो हैं तो एक्सपर्ट ओपिनियन आएगी, और अगर स्थितियां वो नहीं है तो एक्सपर्ट ओपिनियन ये ग्राह्य नहीं होगी। और एक्सपर्ट तो छोड़िए, ओपिनियन ग्राह्य नहीं होगी। आप किसी तथ्य के साक्षी से ये नहीं पूछ सकते कि अमुक विषय पर उसकी राय क्या है। आप ये नहीं पूछेंगे कि देखिए हिंदुस्तान के गांवों में लोग सुबह आमतौर पर जाग जाते हैं, ये राय का साक्ष्य है। क्योंकि कोई भी बात कहने का जो तरीका है वो सबका एक जैसा नहीं होता। यहां आप अफर्मेटिव ढंग से सजेस्ट कर रहे हैं तथ्य के साक्षी को, लेकिन इनफैक्ट आप उससे जो उत्तर चाहते हैं वो राय का साक्ष्य यही है। और राय इट इज नॉट एडमिसेबल। अब अगर आपको यह मालूम ही नहीं है तो आप रट रटा कर भले ही कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन आप सोचिए कि आप किस ढंग के न्यायाधीश बनेंगे। और यही स्थिति वकीलों के साथ है। एक तो बड़ी भारी दिक्कत यह है कि आपको लगता है न्यायाधीश महोदय का ये स्टेटस वही सबसे बड़ा है। वकील होने के तौर पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपको ये लगता है कि न्यायाधीश बने तो ही हमें सही स्थिति जाननी चाहिए, जबकि उलट वो गलती करेंगे तो उनकी गलती सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बैठा है। तुम गलती करोगे तो सफर वो करेगा जो तुम्हारा अन्नदाता है, जिसने तुम्हें रोटी दी है, वो सफर कर जाएगा अगर गलती आप करेंगे। और फिर भगवान की अदालत में आप क्या जवाब देंगे? इसलिए वकील के तौर पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि आपकी गलतियां सुधारने के लिए कोई बैठा नहीं है, और आपकी गलती का दंड वो भुगतेगा जिसने आपके थाली में रोटी दी है। सोचें, अगर आप कानून ठीक से नहीं जान रहे हैं तो आप किसके साथ घात कर रहे हैं, आप किसके साथ बुरा कर रहे हैं। और क्या ईश्वर की अदालत में आपको कोई क्षमा मिलेगी? ऐसे मजिस्ट्रेट आप नहीं जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेशन है।
सेशन तो छूटेगा हाईकोर्ट, हाईकोर्ट तो छूटेगा एसएलपी है, रिट जुरिडिक्शन है, फंडामेंटल राइट, इसके सवाल को लेकर जाया जा सकता है। बहुत सारी रेमेडीज है। अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा अशोक हुर्रा, उसमें तो क्यूरेटिव पिटीशन ये भी आ गई। देयर आर सो मेनी मेथड्स उनकी गलती को ठीक करने के। आपकी गलती, ये तो अभिलेख का भाग हो गई। अब इट कांट बी करेक्टेड, कुछ नहीं हो सकता। इवन उसे साक्षी के तौर पर 311 सीआरपीसी, जो आज की सीआरपीसी है, 1 जुलाई से तो बदल जाएगी, 311 सीआरपीसी की शक्ति का इस्तेमाल करके साक्षी को दोबारा यह भी नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि अगर बुलाया जाएगा तो गलतियां सुधारने के लिए नहीं, ये मना है, गलतियां सुधारने के टू रेक्टिफाई। जो एविडेंस में गलतियां हो गई उन्हें सुधारने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, कुछ ऐसा है जिसे जानना जरूरी है तो विटनेस बुलाया जाएगा। इसे कानून को बारीकी के साथ यह आपको समझना ही चाहिए। राय का साक्ष्य ये उन्हीं दशाओं में ग्राह्य है। कब? विदेशी विधि के प्रश्न पर, हस्तलेख पर, ठीक है, अंगुली चिन्हों की अनन्यता विषयक बातों पर, विज्ञान की और कला की। विज्ञान और कला की बातें आपसे कहा गया कि विज्ञान और कला का अर्थ आप किसी तकनीकी तौर पर, विज्ञान के तौर पर जाने गए विषय से नहीं लेंगे। कला का अर्थ आप तकनीकी तौर पर कला के रूप में जाने गए किसी विषय से नहीं लेंगे। यहां विज्ञान और कला का अर्थ है कि वे बातें जो सामान्य कौशल से, सामान्य स्किल से, ठीक है, एक जनरल स्किल से और एक जनरल नॉलेज से, आप कहते भी आप उसी बातचीत में कि यार ये तो कॉमन सेंस का विषय है, तो कॉमन नॉलेज का विषय। तो जिन विषयों की जानकारी कॉमन सेंस से हो सकती है, सामान्य व्यक्ति को हो सकती है, सामान्य जानकारी जिनकी लोगों को रहती है, उन विषयों को छोड़कर कोई भी विषय, जिन विषयों की जानकारी सामान्य तौर पर लोगों को रहती है, उन विषयों पर अगर राय का साक्ष्य आया तो अग्राह्य, क्योंकि फिर वो विज्ञान संबंधी या कला संबंधी विषय पर नहीं है। जैसे हमने कल उदाहरण दिया कि प्रश्न यह है कि मृतक के हाथ पर जो कट का निशान है ये कैसे पाया गया। लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य ग्राह्य कर लिया था डॉक्टर का कि ये उसको बचाव में जब हाथ गले के पास लाया होगा तो लगा होगा। न्यायालय ने कहा अग्राह्य। क्यों? विज्ञान या कला की बात नहीं है, ये तो सामान्य ज्ञान की बात है। आपने ये पूछा होता कि घाव का नेचर देखकर बताइए, ये मृतक खुद को लगा सकता था, यानी आत्महत्या के तौर पर यह घाव हो सकता था, या यह हत्या कारित करने वाला घाव है, तब बात बनती है। ठीक है, विज्ञान की, कला की, ये जो बात है, इन्हीं पर राय का साक्ष्य ये ग्राह्य है, अन्यथा राय का साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। प्रिंसिपली आपको बात पता होनी चाहिए। और आप अगर विशेषज्ञ के तौर पर साक्ष्य दे रहे हैं तो न्यायालय की राय में आप उस विषय में विशेष कुशल, ये विशेष कुशलता आपने कैसे अर्जित की, कहां से अर्जित की, इस सब का कोई मतलब नहीं, इस बात का भी कोई मतलब नहीं कि आपको विशेष कुशलता धारित करते हुए कितना समय हो गया, इसका भी कोई मतलब नहीं। बस न्यायालय की राय में जो होना चाहिए कि आप उस विषय पर विशेष कुशल हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो जब आप मेंस में सवाल लिखते हैं, अगर आप इस ढंग से लिखेंगे तो मेरी अपनी मान्यता यह है कि आप जल्दी सफलता अर्जित करेंगे। अन्यथा तो कानून
इसकी विशेषता यह है कि नहीं आएगा तो ज्यादा लिखोगे और आएगा तो कम लिखोगे, क्योंकि आएगा तब तो तत्व की बात लिखोगे और नहीं आएगा तो लफाजी लिखोगे और फिर बताओगे कि हमने 4 कापियां भर दी, नंबर आएगा 0। ठीक है, क्योंकि जो लिखा उसने कापी निर्मित नहीं की, उसने उत्तर पुस्तिका निर्मित नहीं की, उसने एक रद्दी दस्तावेज ये निर्मित किया। उत्तर पुस्तिका और रद्दी दस्तावेज इसमें फर्क है। ठीक है, जो कुछ आपने निर्मित किया वो रद्दी दस्तावेज, इसलिए चीजों को ठीक से समझ लेना। अगला सवाल यह भी खूब पूछा जाता है, हस्तलेख। अब देखिए अगला कहता है हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत। अब हस्तलेख की बात वहां भी की, अंगुली चिन्हों की अनन्यता, और हस्तलेख वहां भी है और यहां भी है। ठीक है, फर्क क्या है, अंतर कहां है? हमने कहा ना डिफरेंस नहीं जानेंगे तो दिमाग डिस्कार्ड कर देगा चीजों को। दिमाग भगवान ने ऐसा नहीं बनाया कि जो चाहो उसमें रिकॉर्ड करके रख दो, ऐसा नहीं बनाया। दिमाग ऐसा बना है भगवान की ओर से कि आप जो कुछ उसमें स्टोर करना चाहते हो उसकी रीजनेबिलिटी, उसकी युक्ति संगतता, उसकी उपयोगिता, ये आपने दिमाग के सामने स्पष्ट नहीं की तो दिमाग उन तथ्यों को जिन्हें आप संग्रहित करना चाहते हो संग्रहित करने से इनकार कर देगा। और इनकार करने के लिए वो बोलेगा नहीं, बस तुम्हें याद ही नहीं आएगा, तुम कहोगे ये याद बहुत करते हैं, याद ही नहीं होता। जबकि ये बात पूरी तरह गलत है, याद करना ही नहीं पड़ता, चीजें याद हो जाती हैं। फिल्मों के गाने रटते तो नहीं हो, कैसे याद हो जाते हैं? फिल्मों के गाने आज तक याद तो नहीं किए, याद कैसे हो गए? क्योंकि अच्छे लगे इसलिए याद हो गए। कानून अच्छा नहीं लगता इसलिए याद नहीं होता, और अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसे समझते ही नहीं। अरे भाई एक सीधी बात है, एक आदमी एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट होने का मतलब यह है कि वो दोनों पक्षों में से किसी को नहीं जानता। उसके सामने एक कागज रखा गया और उस कागज पर मौजूद हस्तलेख, इसके संबंध में राय देने के लिए कहा गया एक अन्य कागज के आधार पर। दोनों कागजों पर हस्तलेख किसका है यह व्यक्तिगत रूप से वो नहीं जानता। उसे यह कहा गया कि आप जरा यह देखकर बताओ कि इस कागज पर मौजूद हस्तलेख और इस कागज पर मौजूद हस्तलेख एक ही व्यक्ति ने लिखा है या अलग अलग ने। जिस व्यक्ति के लेख के बारे में जानने की कोशिश हो रही है इसे यह व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल नहीं जानता है। ये तो सिर्फ अपनी विशेषज्ञता जो इसने हस्तलेख के बारे में हासिल की है उसके बारे में, ठीक है, विचार करके और इन दोनों कागजों पर मौजूद हस्तलेख के संबंध में राय ये दे रहा है। भाई एक सीधी बात है, ये दोनों में से किसी को नहीं जानता, दोनों में से किसी को नहीं जानता कहने का अर्थ है, ठीक है, गलत निकल गया मुंह से, दोनों में से, क्योंकि दोनों कागज तो एक ही व्यक्ति ने लिखे, ये लिखने वाले को नहीं जानता, इसका कोई व्यक्तिगत परिचय उससे नहीं है। इसका तो दावा सिर्फ इतना है कि हमारे पास एक आर्ट है जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों कागज एक व्यक्ति ने लिखे या नहीं लिखे। इसका तो दावा सिर्फ इतना है। व्यक्तिगत तौर पर
लेखक को जानने की कोई जानकारी या कोई दावा ये कर ही नहीं रहा। एक वो व्यक्ति है जो कहता है कि हम मिस्टर ए का लेख पहचानते हैं। क्यों? मिस्टर ए मेरे सामने लिखते रहे हैं। एक वो व्यक्ति है जो कहता है हम मिस्टर ए का लेख पहचानते हैं, हम बी का नहीं पहचानते। हमारे पास कोई ऐसी विद्या नहीं है कि हम लोगों का हस्तलेख या विभिन्न कागजों पर मौजूद जो लेख हैं उनके बारे में कोई राय दे पाए कि वे एक ही लेखक के द्वारा लिखे गए या अन्य लेखकों के द्वारा लिखे गए। लेकिन हम इसके बारे में जानते हैं कि यह मिस्टर ए का लेख है, तो यह हस्तलेख से परिचित व्यक्ति है और वो एक्सपर्ट है। तो सेक्शन 35 एक्सपर्ट की बात करता है और 45 पुराने एविडेंस एक्ट का निकल गया। सेक्शन आपका 39, हां सेक्शन 39 नए साक्ष्य अधिनियम का, यह एक्सपर्ट की ओपिनियन की बात करता है। और जबकि सेक्शन 41 हस्तलेख इससे परिचित व्यक्ति की राय की बात यह करता है। दोनों बातें अलग अलग, ठीक है। यह हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय है और वो एक्सपर्ट की ओपिनियन है। एक्सपर्ट की ओपिनियन किसी के बारे में हो सकती है और इसकी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में। एक्सपर्ट की ओपिनियन का जो आधार है वह विशेष कुशलता और ज्ञान जो उसने संबंधित विषय में हासिल किया है वो है। और इस हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय का जो आधार है वो ये है कि यह दावा करता है कि हमने स्वयं इस व्यक्ति को लिखते हुए देखा है। इसकी जानकारी का जो आधार है वो डिफरेंट है। अब ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से तुम कभी नहीं देखते, लेकिन उन्हें तुम लगातार या तो खुद कुछ लिखकर भेजते रहते हो, ठीक है। यानी तुम स्वयं उन्हें संबोधित करके कुछ पत्रादि ये लिखते रहते हो। ये तुम्हारे प्राधिकार से, जैसे तुमने अपने पीए से कहा कि हम बोल रहे हैं लिखो फला को, और फला को तुमने कभी नहीं देखा, वो लंदन में है। आजकल तो फेसबुक का जमाना है। फेसबुक पर तो दुनिया के किसी हिस्से में बैठा हुआ आदमी किसी से भी जुड़ जाएगा, ठीक है। अब तुम किसी को स्वयं लिखते रहे हो, यह तुम्हारे प्राधिकार से यानी तुम्हारी अथॉरिटी से, तुम्हारी तरफ से कोई किसी को लिखता रहा है। और एक हैंड राइटिंग इसके लेटर उधर से आते रहे और उन लेटरों में यह तात्पर्य वो ये कह रहा था ये हम ही लिखकर भेजते हैं। लगातार ऐसा लंबे समय से हो रहा था। यानी तुम स्वयं अपने प्राधिकार, तुम स्वयं उसे कुछ लिखते थे या अपने प्राधिकार से कुछ लिखाते थे और इस लिखे हुए के उत्तर में उधर से कुछ प्राप्त करते थे जो कि संबंधित व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ तात्पर्य होता था। और उसमें जो मौजूद लेख है तो आप पहचान ही जाएंगे। तो यह व्यक्ति भी उस व्यक्ति की, यद्यपि इसने स्वयं उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा, लेकिन उसके हस्तलेख से परिचित है, यह कहा जा सकता है। लेकिन यह किसी के भी हस्तलेख से परिचित नहीं है। यह सेक्शन 45 वो विशेषज्ञ है और यह हस्तलेख से परिचित है। तीसरा, आपने किसी को लिखते हुए कभी नहीं देखा और आपने
किसी को कभी कुछ भी नहीं लिखकर भेजा और न उसने कभी कुछ भी लिखकर आपको भेजा, लेकिन कारोबार के सामान्य अनुक्रम में, यानी इन द जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस, एक तो शब्दों के आपने, सबसे बड़ी समस्या यह कि आपने शब्दों के निश्चित अर्थ लगा रखे हैं, जबकि शब्दों के निश्चित अर्थ होते ही नहीं। शब्दों के अर्थ संदर्भों में होते हैं। जैसे कब्जा, संदर्भ में चीज व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी यद्यपि वो उसके भौतिक नियंत्रण में न हो। ठीक है, चीज व्यक्ति के, ठीक है, नियंत्रण व्यक्ति के कब्जे में नहीं मानी जाएगी जबकि वो उसके भौतिक नियंत्रण में हो। यानी ये संदर्भ में तय होगा कि कब्जा का यहां पर क्या अर्थ है। ठीक है, वस्तु पर भौतिक नियंत्रण ये अर्थ है, यह वस्तु पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा यह अर्थ है, यह संदर्भ से तय होगा। ऐसे इन दी जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब यह होता है कि कामों को करने का सामान्य ढंग, बस इससे ज्यादा। लेकिन तुमने बिजनेस शब्द व्यापार से जोड़ रखा है। ठीक है, व्यापार वो जिसमें पैसे पैदा होते हैं, जबकि सामान्य कार्य व्यापार इसका मतलब ही है कि काम करने के सामान्य ढंग। आप सामान्य कार्य व्यापार में पान की दुकान पर बैठते हैं, पान की दुकान वाले नहीं हैं। और सामान्य कार्य व्यापार में आप देखते हैं कि यशो साहब अपने सिग्नेचर से होता है, लोग पर्ची भेजते हैं और पर्ची पर सामान आ जाता है और दुकानदार पर्ची इकट्ठा करता रहता है। फिर महीने में जाता है, आपने इतनी पर्चियां भेजी, इसके पैसे दे दीजिए, दे देते हैं लोग। ये सामान्य तरीका है। कचहरियों में ये चलता है, क्योंकि जब रेगुलर चीजें मंगाई जाती हैं कहीं से, तो हर बार पैसा देना सुविधाजनक नहीं होता। उनका कर्मचारी कॉपी लेकर आता है, उस पर हमने रिसीव ये लिख दिया, बस वो आएंगे महीने के अंत में दिखाएंगे, देखिए ये चीजें आपने ली, पेमेंट हो जाएंगे। आप पान की दुकान पर बैठते हैं, एक निश्चित व्यक्ति जब भी पान के लिए ऑर्डर करता है एक पर्ची भेजता है, उस पर उसका सिग्नेचर ये मौजूद होते हैं और आप ही वो पर्ची ले, क्योंकि आप मित्र हैं उसके दुकानदार के, आप पर्ची लेते हैं। अक्सर इन द जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस आप उन सिग्नेचर्स को देखते रहते हैं। आपने व्यक्ति कभी नहीं देखा, उसने सिग्नेचर आपके सामने नहीं बनाए, लेकिन फिर भी आप परिचित हो गए उसके हस्तलेख से। आप भी जब कभी उसके सिग्नेचर का प्रश्न उठे कि अमुक सिग्नेचर उसके हैं या नहीं, तो आप इस बात का साक्ष्य दे सकते हैं कि यह सिग्नेचर उसके, और आपकी जानकारी का जो आधार है वो आपका कोई विशेष ज्ञान या विशेष कौशल नहीं है, आपकी जानकारी का आधार, आपकी जानकारी का आधार यह है कि आप उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तात्पर्यित होने वाले पत्र कारोबार के सामान्य अनुक्रम में अपने समक्ष रखे जाते देखते रहते थे, और इस वजह से आप उससे परिचित हो गए। तो आप उसके लेख से परिचित हैं, न कि किसी भी व्यक्ति के हस्तलेख से। जबकि सेक्शन 45 वो विशेषज्ञ है। आपसे सवाल होता है मेंस में, हस्तलेख कैसे साबित किया जाए, और आप खाली सेक्शन 45 लिखा थे। आपसे एलएलबी में सवाल होता है कि हस्तलेख कैसे साबित किया जाए, आप केवल सेक्शन 45 ये लिख देते हैं
और यूं मानते हैं मानो आपने तीर मार दिया। और एलएलबी में तो काफी गलती चेक होती है, नहीं तो इतने लोग पास ही ना हो। 100% गलत। और हालांकि जब हम ये बात कहते हैं तो आप लोगों को खराब बहुत लगता है, बड़ा आपका मन खराब हो जाता है कि ऐसे कह दिया, जबकि सही बात यही है। और ये आप अपने मनों में खूब जानते हैं कि नहीं, ठीक बात तो यही है कि आता जाता में कुछ नहीं है। लेकिन मेरे मुंह से ये बात सुन के बड़ी खराब लगती है आप, और कई तो अपने भाग ही जाते हैं ये बात सुन के, लेकिन भाग जाओ, हम पे कोई असर पड़ता नहीं। हम जिस काम को करने के लिए पृथ्वी पर भेजे गए वो करेंगे जरूर। हमें भगवान ने भेजे इसी काम के लिए, तो हम कहेंगे जरूर, उसका परिणाम कुछ भी आए। और कुछ भी क्यों आएगा, भगवान जब हमें इसी कर्तव्य के निर्वहन हेतु भेजा तो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे तो भगवान खुद बैठेंगे। कुछ भी आने का सवाल ही नहीं है। और आ भी जाए तो उनकी मर्जी, उसका भी हम पे कोई असर पड़ता नहीं। तो आप बड़ी खुशी से केवल सेक्शन 45 लिख के चले जाते हैं और आप पास भी हो जाते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। अरे आपने उत्तर कितना लिखा है? हस्तलेख को साबित करने के जो तरीके हैं, एक तो सेक्शन 45 है, इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन है हस्तलेख के बारे में। सेक्शन 45 पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का निकल रहा है, नए में 6 कम कर दें, यानी 39। ठीक है ना? फिर अगला जो हस्तलेख के बारे में तरीका है उसे साबित करने का, वो कौन सा? 41। इसमें हस्तलेख से परिचित व्यक्ति ये साक्ष्य देगा। ठीक है? अब वो हस्तलेख से परिचित सिर्फ पर्टिकुलर आदमी का हस्तलेख, सबका नहीं, केवल पर्टिकुलर आदमी इसके हस्तलेख के बारे में राय देगा। एक और सेक्शन है धारा 60, जिसको कभी नहीं लिखते आप। धारा 60 क्या कहती है कि अगर तथ्य देखे जा सकने योग्य तो वो व्यक्ति जो ये कहता है कि तथ्य को अस्तित्व में आते हमने स्वयं देखा है, उसका साक्ष्य संबंधित तथ्य के बारे में ग्राह्य होगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है मेरे ही सामने ये लिखा गया, तो लिखा जाना देखे जा सकने योग्य तथ्य है। तो जो ये कहता मेरे ही सामने देखा गया, मेरे ही सामने लिखा गया, उसका साक्ष्य धारा 60 के मुताबिक हस्तलेख के बारे में ग्राह्य। और ये कहिएगा मत, बड़ी आफत है। आप कहेंगे तो आपकी कोई मानेगा नहीं। जैसे क्या है कि बोले फंडामेंटल राइट तो 5 रिटें जारी होंगी केवल। बोले 5 रिटें कौन सी? जबकि स्पष्ट कहता है, स्पष्ट ये कहता है कि इन दिन, ठीक है, 5 रिटें, ठीक है, रिट जिनके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आती हैं, कोई भी रिट जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आती हैं, यानी डॉक्ट्रिनरी सेंस में, सैद्धांतिक रूप से जो 5 रिटें समझी गई हैं वो तो जारी हो ही सकती हैं, लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से जो 5 रिटें समझी गई हैं उनसे अलग हटकर कोई रिट जारी करनी पड़े तो उसे वो रिट नहीं कह सकते जो सैद्धांतिक रूप से 5 रिटें समझी गई हैं। यानी जैसे हैबियस कॉर्पस है, तो हैबियस कॉर्पस कब जारी होगी? हैबियस कॉर्पस तब जारी होगी जब कोई व्यक्ति इलीगल डिटेंशन है, और इलीगल डिटेंशन में वो दो तरीके से हो सकता है। एक, वो कानून जिसके अंतर्गत गिरफ्तार हुआ वो अविधिक है, वो कानून नहीं है। और दूसरा, कानूनन गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, हैबियस कॉर्पस आएगी। और कानूनन प्रक्रिया का पालन करके गिरफ्तार करने का सामान्यतः जो अधिकार है वह स्टेट अथॉरिटीज का है। हालांकि प्राइवेट पर्सन को भी है, लेकिन प्राइवेट पर्सन को बहुत लिमिटेड राइट है, और अंततः वो लोक अधिकारियों को ही देना है।
ठीक है ना। फिर प्राइवेट पर्सन के लिए हैबियस कॉर्पस कैसे जारी होती है? तो हैबियस कॉर्पस नहीं जारी होती, इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस रिट जारी होती है। ठीक है ना, रिट जारी होती है जो कि हैबियस कॉर्पस की प्रकृति की होती है, लेकिन वो इनफैक्ट हैबियस कॉर्पस नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट हैबियस कॉर्पस तो केवल और केवल इलीगल डिटेंशन इसी में आएगी। ठीक है ना। तो एक बड़ी आफत है कि कानून आपको आता नहीं है, एक समस्या, और आप ये मानने को तैयार नहीं है कि जो आपको पता है, ठीक है, वो कानून नहीं है, ये दूसरी समस्या है। एक तो आप कुछ जानते नहीं, ये एक समस्या, फिर कुछ मानते भी नहीं है, ये दूसरी समस्या। ठीक है, समस्या एक हो तब बात है। न जानना बुरा नहीं है, न मानना बुरा है, और वो जो लिखत पढ़त में वो नहीं मानते। आपका आग्रह इतना ज्यादा है, इसे आग्रह तो न कहीं से दुराग्रह कहें, ये इतना ज्यादा है कि सही भी आप मानने को तैयार नहीं। धारा 60 कह रही है, पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कोड कर रहा हूं मैं, अकॉर्डिंगली सेक्शन चेंज कर लेंगे। वो कहता है कि तथ्य आंखों से अस्तित्व में आते हुए देखे जा सकने योग्य है, तो जिसने देखा आंखों से अस्तित्व में आते हुए वो कह सकता है कि हमने देखा। लिखना एक तथ्य है। कोई कहता है मेरी उपस्थिति में लिखा गया, वो उस व्यक्ति का हस्तलेख पहचानता नहीं है, वो एक्सपर्ट भी नहीं है, लेकिन वो ये कहता है मेरी उपस्थिति में लिखा गया। और इस नुक्ते का उपयोग कचहरियों में कब होता है? वही बात, कचहरियों में सब कुछ कानून के मुताबिक होता है। आपको मालूम ना हो किस सेक्शन का एप्लीकेशन हो रहा है, ये अलग बात है, होता सब कुछ कानून के मुताबिक। इस नुक्ते का उपयोग तब होता है, कई बार होगा, जिसने इंफॉर्मेशन दी, यानी जो वादी है, जब विवेचना हुई वही अभियुक्त है। भाई जो वादी है वही अभियुक्त है, कालांतर में उसके खिलाफ चार्जशीट आ गई, अब एफआईआर रखी है, क्योंकि वादी है वो, उसी ने लिखा ही है। वो इनकार कर रहा है कि हम तो साबित ही नहीं करें। वो क्यों करे साबित? अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए वो विवश तो नहीं है, उसे अनुच्छेद 20 का प्रोटेक्शन हासिल है। ठीक है, अब हम क्या करें? अब कैसे साबित कराएं उससे? ठीक है, या वो अपनी मर्जी के मुताबिक साबित करने को तैयार है, वो उन तथ्यों को साबित करने के लिए तैयार नहीं है जिन तथ्यों को लिखा है, वो और कुछ बता रहा है। अब हम क्या करें? तो हम उस एफआईआर लेखक को बुलाते हैं, उस पुलिस वाले को जिसने वो लिखी है, और उससे, क्योंकि वादी कहता तो यही है कि उसकी उपस्थिति में हमने एप्लीकेशन लिखी थी, हम उस व्यक्ति को बुलाएंगे। या अगर लेखक के तौर पर कोई और अंकित है, ठीक है, और इसका कहना है हमने बोला था, उसने लिखा था, तो उसे बुलाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम उस एफआईआर लेखक को बुलाएंगे और कहेंगे तुम्हारे सामने ये लिखा था, बताएगा हाँ, फिर वो इसके बारे में साक्ष्य दे सकता है, और वो साक्ष्य न तो धारा 45 में ग्राह्य है और ना धारा 47, जो कि नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 39 और 41 हो जाएंगे, इनमें ग्राह्य नहीं है। सिर्फ वो धारा 60 में ग्राह्य हो रहा है। ठीक है ना। और है हस्तलेख के बारे में, वो भी हस्तलेख को साबित करने का तरीका वो भी एक और तरीका हस्तलेख को साबित करने का। धारा 67 ये कहती है कि हम उस व्यक्ति को भी बुला सकते हैं, वो व्यक्ति जो ये कहता है कि अमुक दस्तावेज हमने तैयार की है, या अमुक दस्तावेज का भाग ये हमने तैयार किया। धारा 67 में पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कोड किया मैंने, नए में देख लेंगे,
कि नंबर क्या मिला है, 65 है, तो ठीक है। नहीं मैं धारा 65 कि अगर कोई ये कह रहा है कि हमने अमुक दस्तावेज को तैयार किया है या अमुक दस्तावेज का अमुक भाग मेरे द्वारा तैयार किया गया, तो वो व्यक्ति स्वयं अपने हस्तलेख के बारे में साक्ष्य दे सकता है। तो आप सोचें, जब आप मेंस में लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, और फिर आप कहते हैं नंबर कम मिला। जरा सोचे भी तो कि आपने क्या लिखा था, कितना है और कितना लिखा था। ठीक है, धारा 67 भी हस्तलेख को साबित ये कर रही है। फिर धारा 73 है, धारा 73 न्यायाधीश को हक दे रही है। हालांकि धारा 73 का उपयोग न्यायाधीश अक्सर नहीं करते हैं, क्योंकि न्यायाधीश अपने को किसी विवाद में डालना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए धारा 73 का उपयोग नहीं होता है सामान्यतः, लेकिन एक्सेप्शनली दिस इज द पावर बेस्ट इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर। पीठासीन अधिकारी में यह शक्ति निहित है, वो चाहे तो उसका उपयोग कर सकता है। और शक्ति क्या है कि कोई डॉक्यूमेंट जिसके बारे में यह कहा गया है कि अमुक व्यक्ति का हस्तलेख है, किस आधार पर कहा गया, एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर हो सकता कहा गया हो सकता हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की ओपिनियन के आधार पर कहा गया हो सकता धारा 60 के आधार पर कहा गया हो सकता धारा 67 के आधार पर कहा गया आदि। जिसके बारे में यह कहा गया कि यह अमुक व्यक्ति का हस्तलेख है, तो अमुक व्यक्ति का यह हस्तलेख है, इससे खुद को संतुष्ट करने के लिए, इससे खुद को संतुष्ट करने के लिए न्यायाधीश संबंधित व्यक्ति से यह कह सकता है कि आप हमें कुछ लिख कर दीजिए मेरे सामने, और फिर स्वयं तुलना कर सकता है कि क्या यह जो कहा गया है कि अमुक व्यक्ति का हस्तलेख है, तो जिसने कहा है वो कितना सच्चा है, वो कितना सच्चा है। क्योंकि जिसने कहा वो सच ही कहेगा, इसकी कोई जानकारी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी क्या गारंटी है? ठीक है, तुम सच जानते हो लेकिन तुमने सच ही कहा है, ये तो दो बातें हैं। सच जानना अलग बात है और सच बोलना ये अलग बात है। हम सब जानते हैं बोलते समय कि सच क्या है, हम सब जानते हैं करते समय कि गलत क्या है। हम में से कोई ऐसा नहीं जो इतना न जानता हो, लेकिन क्या हम लोग सही ही करते हैं, क्या हम लोग सच ही बोलते हैं? तो सच को जानना अलग बात है और सच को बोलना ये अलग बात है। और जब हम प्रक्रिया बनाएंगे तो प्रक्रिया तो साउंड प्रूफ ये बनाने की कोशिश होगी। साउंड प्रूफ मीनिंग देयर बाय, साउंड प्रूफ तो नहीं करेंगे, फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करेंगे कि कहीं कोई कमी ना छूट जाए। तो इस सब के बाद भी सेक्शन 73 इट हैज आल्सो बीन मेड बाय द लेजिस्लेचर, ये न्यायाधीश को ताकत देती है कि वो अपने को संतुष्ट करें। और न्यायाधीश की ये ताकत सिमिलर है, क्योंकि नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 40 और पुराने का 46 वो क्या कहता है कि जबकि विशेषज्ञ की राय सुसंगत तो राय के आधार सुसंगत, और राय के आधार के तौर पर कहता है कि वे सारे तथ्य जो विशेषज्ञ की राय का समर्थन करें या विशेषज्ञ की राय का खंडन करें वे सारे। तो अगर न्यायाधीश स्वयं मिला रहा है और लग रहा है कि नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं, मिल ही नहीं रहा, तो विशेषज्ञ की राय का खंडन हो रहा है ना। तो 73 में जो कुछ कहा वो 46 और 41 नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके आधार पर भी ग्राह्य कहा जा सकता है। तो जब आप हस्तलेख, और खूब आता है ये सवाल, आप अंतराल देखिएगा
खूब आता है, और हो सकता हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि एलएलबी के पेपर हम देखते ही नहीं, और ना एलएलबी की मार्कशीट देखते हैं किसी की। कोई हमें ये बताया कि मेरे 80% आए, तो हमें बड़ा अंदर से वो होने लगता है, जिसे घुटन सी बोलते हैं, घुटन सी, कि पहले हम तुम्हारा ये 80% का गुरूर निकाल दें। सबसे पहले 10 सवाल का जवाब दो, ठीक है, ताकि ये तय हो जाए कि तुम वाकई, नंबर लाना खराब बात नहीं है, नंबर लाना तो अच्छी बात है, लेकिन नंबर उस दशा में लाना अच्छी बात है जब उतने नंबर लायक योग्यता ये भी आप में हो। अन्यथा वो नंबर नहीं है, वो कृपा है। आपको नंबर और कृपा, इसमें फर्क समझना चाहिए। नंबर पुरुषार्थ है, और आपने जो हासिल किया है कृपा है, क्योंकि आप उस लायक योग्यता नहीं रख रहे हैं। नंबर लाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नंबर तो लाइए। मार्कशीट पर अंकरूपी कृपा ये लिखवाकर ये तो ना दिखाइए, और अगर ये दिखा रहे हैं तो फिर हमें अंदर से बड़ी घुटन होने लगती है। इसलिए एलएलबी का पेपर तो हम देखते नहीं हैं। हो सकता है एलएलबी में भी हस्तलेख के बारे में पूछा जाता हो, और अगर पूछा जाता है तो जरा दिल पर हाथ रख के बताइए कितनी बार ये सारे सेक्शन, हम ये भी नहीं कह रहे किसी ने नहीं किए होंगे कोड, देयर मे बी स्टूडेंट्स, लोग हो सकते हैं, लेकिन सामान्य स्टूडेंट या सामान्य तौर पर स्टूडेंट्स इन सारे सेक्शंस का जिक्र नहीं करते। एक्सेप्शनली कोई करता हो सकता है, अपवाद हर जगह होते हैं और करते हैं लोग, ठीक है, अपवादिक तौर पर सारे सेक्शंस का जिक्र मिल सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर नहीं मिलता। तो 45 हम लोग पढ़कर आए एक्सपर्ट ओपिनियन हस्तलेख के बारे में, जो कि नए भारतीय साक्षर नीति में 39 है। एक्सपर्ट ओपिनियन आपका हस्तलेख के बारे में, और अब पढ़ रहे हैं जो, या अब पढ़ेंगे जो, वो सेक्शन 41, ये हस्तलेख से परिचित व्यक्ति का साक्ष्य है। और इतने सारे सेक्शन बनाए क्यों गए, इतने सारे सेक्शन हस्तलेख के संबंध में बनाए क्यों गए? क्योंकि देयर में भी सेवरल सिचुएशंस जिनमें हस्तलेख को साबित करने की जरूरत हो सकती है, ठीक है, और विशेषज्ञ इसके पास भेजने में समय लगे, सुविधाजनक न हो, तो हस्तलेख से परिचित व्यक्ति उसे बुला लेंगे, उसे तय करवा लेंगे। अगर जिसने स्वयं लिखा वो आने के लिए तैयार है, उसे बुला लेंगे। जिसने लिखा वो उसे उस रूप में साबित करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो जो लिखा हुआ है वर्तमान में उसके हित के खिलाफ है, तो उसे बुला लेंगे जिसकी उपस्थिति में लिखा गया, ठीक है। अब सब कुछ ठीक, तो प्रिजाइडिंग अफसर इसे भी ताकत देंगे, ये भी तो कम से कम देख सके कि जो कुछ ये लोग कह रहे हैं ये कितना सही है, खुद को संतुष्ट कर पाए, इसके लिए ये भी ताकत उसे दे देंगे। वो कहेगा भैया तुम लिखो जरा, एक बार हम भी तो नजर डाल लें, क्या मेरे आंखें नहीं है, क्या हम सामान्य बुद्धि के मनुष्य नहीं है, हम भी तो देख सकते हैं दोनों लेख सिमिलर वाकई लग रहे हैं या वाकई नहीं लग रहा है। ये तो सामान्य बुद्धि का विषय, हम लोग भी आपस में देखते हैं, कहते नहीं राइटिंग तो एक ही लग रही। तो न्यायाधीश किसी विशेषज्ञता का दावा नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एक सामान्य बुद्धि होती है। तो ये सारे सेक्शन हस्तलेख से ही संबंधित है। और जब हम एलएलबी में थे, बात गलत तो नहीं कहेंगे, एलएलबी में तो हम कुछ पढ़ते ही नहीं थे, ना हमें कुछ पता था, क्योंकि आपके जमाने में यूट्यूब है, सोशल मीडिया का जमाना है, आपको कुछ ना मालूम हो, कम से कम इतना मालूम है कि पढ़ना चाहिए। हमने जब एलएलबी की थी तो समाज की जब आज ये दशा है, तो उस समय तो रही ही होगी। वो ये बताते थे एलएलबी में भी कहीं पढ़ा जाता है, एलएलबी में पढ़ाई से क्या ताल्लुक, तो हमने तो पढ़ा ही नहीं था। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो बड़ा कंफ्यूज रहते थे कि इतने सेक्शन हस्तलेख के बारे में, फर्क क्या है भाई, फर्क ही नहीं समझ में आता था।
और जो फर्क नहीं समझ में आता था तो बड़ी दिक्कत होती थी, समझ ही में नहीं आता था, क्योंकि हम उन लोगों में कभी नहीं रहे। हमें बात समझ में ना आए और हम मान लें। हम बात जब तक मेरी समझ में नहीं आती हम मानते नहीं हैं। हमारी समझ में आना चाहिए, और समझ में आने में बड़ी समस्या हुई है। ऐसे नहीं समझ में आए, अब रीजनेबिलिटी दिखती है कि नहीं, बात एकदम सही है। देयर में बी सेवरल सिचुएशंस जिनमें हस्तलेख को साबित करने की जरूरत ये हो सकती है। तो कई सारे सेक्शन बनाए गए, जिनमें से एक पर्टिकुलरली कल हम लोगों ने पढ़ा और एक पर्टिकुलरली आज पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू आपको सारे सेक्शंस का देना था, वो ओवरव्यू आपको दिया। अब पर्टिकुलरली हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्शन 41 आखिर कहता क्या है। कहता है जबकि न्यायालय को राय बनानी है कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति ने लिखी या हस्ताक्षरित की, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती है। अनुमानित शब्द ही आ सकता है, क्योंकि अभी न्यायालय तो राय बनानी है ना। एक कह रहा कि है अमुक व्यक्ति के हस्तलेख या हस्ताक्षर में, दूसरा कह रहा नहीं है, ठीक है ना। तो ये अनुमान किया जाता है। सही शब्द, एप्रोप्रिएट वर्ड यही हो सकता है, ठीक है, कि ये अनुमानित किया जाता है कि ये उस हस्तलेख, उस व्यक्ति के हस्तलेख या हस्ताक्षर में है। और न्यायालय को यह राय बनानी है कि वाकई यह अनुमान सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो कहता है जबकि न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति के द्वारा लिखा या हस्ताक्षरित किया गया था, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती है। परिचित किसी व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी अथवा लिखी या हस्ताक्षरित नहीं की गई थी, दोनों सुसंगत तथ्य हैं, दोनों। और कौन? हस्तलेख से परिचित व्यक्ति, हस्तलेख से परिचित व्यक्ति, इसकी राय आएगी, क्योंकि अनुमान है। अनुमान के सत्य और असत्य दोनों तरफ राय ये अभिव्यक्त की जाएगी। न्यायालय को राय बनानी है कि ये जो अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि अमुक व्यक्ति का हस्तलेख है या अमुक व्यक्ति का हस्ताक्षर है, यह अनुमान सत्य है या असत्य है, इस पर राय बनानी है। तो वो व्यक्ति जो हस्तलेख से परिचित या हस्ताक्षर से परिचित, यह बताया जा रहा है, इसकी राय कि ये उसका हस्तलेख या उसका हस्ताक्षर है या नहीं है, दोनों तरफ सुसंगत है, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ उसकी राय सुसंगत है। और राय केवल उन्हीं विषयों पर आएगी जिन विषयों पर राय का साक्ष्य ये ग्राह्य है। जिन विषयों पर राय का साक्ष्य ग्राह्य नहीं, उन पर कोई राय ये नहीं देंगे आप। तथ्य का साक्षी राय नहीं देगा। और राय हमने क्या कहा था, जो विभिन्न तथ्य घटित हो रहे हैं, वे तथ्य आपके मन पर जो परिणाम दे रहे हैं, उस परिणाम को जब शब्दों में आप अभिव्यक्त करते हैं तो यह कहा जाता है आप राय ये दे रहे हैं। ये राय का साक्ष्य है, और राय का साक्ष्य ये ग्राह्य नहीं है। उन्हीं दशाओं में ग्राह्य है जिन दशाओं में ग्राह्य घोषित है, अदरवाइज ये बिल्कुल ग्राह्य नहीं है। अब उसने कहा सेक्शन की जो बॉडी है, उस बॉडी में उसने कहा कि हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय, यह न्यायालय के अनुमान को, ठीक है, सत्य या असत्य, न्यायालय के समक्ष अभिव्यक्त अनुमान को सत्य या असत्य सिद्ध करने के लिए दी जा सकती है। किसकी? हस्तलेख या हस्ताक्षर से परिचित व्यक्ति। अब यह परिचित माना कौन जाए? कि कोई भी आएगा और कह देगा कि हम अमुक व्यक्ति के हस्तलेख से या उसके हस्ताक्षरों से परिचित हैं, तो हम मान लेंगे। अरे भाई, आप कहते हैं कि हम ये हैं,
तो आपके कथन का आधार क्या है, ये तो बताइए। आप कहते हैं हम डीएम हैं, मान लें आप डीएम हैं, आप अपने कथन का आधार बताइए, दिखाइए नियुक्ति पत्र। अगर आप पहली बार अपॉइंटेड हैं और पहली बार अपॉइंटेड नहीं है तो ट्रांसफर लेटर ये दिखाइए। या आप आएंगे कह देंगे हम डीएम हैं, मान लें आप डीएम हो, आपके कथन का आधार क्या है? अभी चुनाव चल रहा है, कोई कहेगा हम एमपी हैं, तो कथन का आधार चुनाव में जीतने वाले को सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, कौन? जिला निर्वाचन अधिकारी, ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, तब माना जाएगा कि वो एमपी है। आप कुछ भी कहेंगे तो मान थोड़ी लिया जाएगा, उस कथन का कोई आधार ये होना चाहिए। आप कहते हैं कि हम अमुक व्यक्ति के हस्तलेख या हस्ताक्षर से परिचित हैं, अरे भाई आधार, इसका आधार तो बताइए। तो परिचित कौन माना जाएगा, ये स्वयं सेक्शन तय कर रहा है, ये स्वयं सेक्शन तय कर रहा है, आप पर कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। कानून बड़ा निश्चित है, बड़ा ठीक है, एकदम तय है वो क्या है, और उसमें कुछ भी जोड़ने या घटाने की इजाजत आपको नहीं है। आप बिल्कुल न कुछ जोड़ सकते हैं न कुछ घटा सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट द लेजिस्लेटर। स्पष्टीकरण में बता रहा है, कहता है कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित तब कहा जाता है जबकि उसने उस व्यक्ति को लिखते देखा है, या तो खुद देखे तो हस्तलेख से परिचित है, या जबकि स्वयं अपने द्वारा उस पर्टिकुलर कागज को लिखते नहीं देखा है उसने। अगर पर्टिकुलर कागज के संबंध में कहता है कि हमने मेरी उपस्थिति में लिखा गया था, तो भले ही हमने लिखते कभी नहीं देखा, लेकिन इसको लिखते तो देखा है, वो धारा 60 है। अक्सर लिखते हम देखते रहते थे, इस कागज को लिखते हमने नहीं देखा, ठीक है, आपको लिखते देखते थे हम, इसलिए आपकी राइटिंग पहचानते हैं। ये जो कागज मेरे सामने रखा है, इससे लिखते हमने नहीं देखा। ये तरीका सर्वाधिक कचहरी में अपनाया जाता है। इसमें सबसे पहले पूछा जाता है कि देखो वो तुम लिखते पढ़ते तुमने देखा है उन्हें? वो कहता है हाँ देखा है। ये किसने लिखा है? उन्होंने लिखा है। डिफेंस वाला पूछता है देखो ये कागज तुम्हारे सामने नहीं लिखा गया, तो कहता मेरे सामने नहीं लिखा गया। अगर वो कहे मेरे सामने लिखा गया तब धारा 60 आ गई। दोनों धाराएं एक साथ एप्लीकेबल हो सकती है। वो ये भी कह सकता है कि मेरे सामने भी लिखा गया और लिखते देखा भी हमने, दोनों बातें कह सकता है, ठीक है ना। तो अंतर कहां है ये जरूर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वो कहता है कि लिखते देखा है, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो इसके समक्ष इस समय रखा है, ये लिखते नहीं देखा लेकिन लिखते देखा है। या जबकि स्वयं अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन लिखित और उस व्यक्ति को संबोधित दस्तावेज के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्य होने वाली दस्तावेजें प्राप्त की हैं। पत्र भी दस्तावेज है, लेकिन पत्र के अलावा भी दस्तावेज होते हैं, इसलिए दस्तावेज शब्द का उसने प्रयोग किया। व्यक्ति ने स्वयं कोई दस्तावेज लिखी या कोई पत्र लिखा या अपने प्राधिकार से लिखवाया और उसको संबोधित था, जिसका हस्तलेख इसके समक्ष रखा हुआ है और जिस पर इसे राय देनी है। उस व्यक्ति को संबोधित करके कोई दस्तावेज इसने लिखवाया था स्वयं या अपने प्राधिकार से, और उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्य होने वाली दस्तावेजें इस दस्तावेज के उत्तर में इसने प्राप्त की थी, ठीक है। तो भी वो जो उत्तर में प्राप्त की गई दस्तावेज पर मौजूद लेख और हस्ताक्षर था वो मिलता है इससे, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष खड़ा है हस्तलेख या हस्ताक्षर के संबंध में राय देने के लिए, ये उस व्यक्ति जिसके द्वारा लिखा गया दस्तावेज न्यायालय के समक्ष परीक्षण के अधीन है, उसके हस्तलेख या हस्ताक्षर के बारे में राय दे सकता है। ये बात बोली जा सकती है क्योंकि ये हस्तलेख से परिचित माना जाएगा धारा 41 के स्पष्टीकरण के मुताबिक, ठीक है। या
एक तीसरा तरीका और दिया उन्होंने, जबकि कारावार के मामूली अनुक्रम में, स्पेसिफिकली नहीं कि जानबूझकर पत्र लिखा जा रहा है, तो ये पेशबंदी हुई। ठीक है, जानबूझकर योजनाबद्ध ढंग से नहीं, सामान्य अनुक्रम, उन्हें लिखते थे वो, हमें लिखते थे हमें, ठीक है। या जबकि कारोबार के मामूली अनुक्रम में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्य होने वाली दस्तावेजें उसके समक्ष बराबर रखी जाती थी। वही आप पान की दुकान बैठते हैं, कारोबार के मामूली अनुक्रम में वो स्लिप लिख के भेजता था, इतनी चाय भेज दो, अपने दस्तखत भेजता था, आप वो स्लिप लेके, ठीक है, चाय की दुकान वाले को दे देते थे, या चाय की दुकान वाला स्वयं उस स्लिप को लेता था। तो दोनों का साक्ष्य, क्योंकि कारोबार के मामूली अनुक्रम में उस व्यक्ति के हस्तलेख और हस्ताक्षर जिन दस्तावेजों पर होने तात्पर्य थे वो इन व्यक्तियों के समक्ष रखे ही जाते थे। इसलिए इस व्यक्ति को हस्तलेख से परिचित कहा जाए, यानी 3 व्यक्ति हस्तलेख से परिचित कहे जा सकते हैं। वो 3 स्पष्टीकरण में बताए गए। इनके अलावा कोई भी हस्तलेख से परिचित नहीं और न कोई हस्तलेख के बारे में या हस्ताक्षर के बारे में राय दे सकता है। इनके अलावा विशेषज्ञ दे, या वो व्यक्ति दे जो कहीं मेरी उपस्थिति में लिखा गया, या जिसने लिखा वो स्वयं आए। और 73 में असंदिग्ध लेख मौजूद होना चाहिए कि ये अमुक का हस्तलेख है, तब न्यायालय भी, ठीक है, ये कह सकता कि भाई लिख के दो और हम देखते हैं, ठीक है, तब ये हो सकता है। तो ये सारे सेक्शन हस्तलेख के संबंध में है। कहता दृष्टांत, प्रश्न यह है कि क्या अमुक पत्र ईटानगर के एक व्यापारी काके हस्तलेख में है। प्रश्न यह है कि क्या काके हस्तलेख में अमुक पत्र है। खा बंगलुरु में एक व्यापारी है जिसने काको पत्र संबोधित किए हैं, ठीक है, खा बेंगलोर में व्यापारी, उसने काको संबोधित पत्र लिखे हैं और का से पत्र पाए हैं, तो खा वो व्यक्ति हो गया जिसने स्वयं कुछ दस्तावेजें उसे भेजी है और उसके द्वारा तात्पर्य लिखी होने वाली तात्पर्य दस्तावेजें प्राप्त की हैं, ये परिचित व्यक्ति हो गया, ठीक है, तथा उसके द्वारा लिखे हुए तात्पर्य होने वाले पत्र प्राप्त किए हैं। गा खा का लिपिक है, ठीक है, जिसका कर्तव्य खा के पत्र व्यवहार को देखना और फाइल करना था। जब वो पत्र व्यवहार को देखेगा तो उसे भी तो पता है कि काका लेटर है ये, यद्यपि उसने काको व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा, लेकिन दस्तावेज लगातार देख रहा है। खा का दलाल घा है, जिसके समक्ष का द्वारा लिखे हुए तात्पर्य होने वाले पत्र उनके बारे में उससे सलाह करने के लिए खा बराबर रखा करता था, यानी उसका एजेंट है घा। पत्रों को उसके समक्ष रखता था कि देखो भाई काका ये लेटर आया, देखो फायदेमंद है सौदा या फायदेमंद नहीं है, तो घा लगातार उन लेटर्स को देखता था। अब न तो घा न खा न का हो सकता है व्यक्तिगत रूप से का कभी ना मिले हो, का निकल गया मुझसे, खा गा और घा हो सकता है का से कभी ना मिले हो, लेकिन इसके बाद भी तीनों हस्तलेख से परिचित माने जाएंगे और तीनों की राय का साक्ष्य सुसंगत है। तो यह हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय, इस पर बात हुई। कल हम लोग अन्य व्यक्तियों की राय किन परिस्थितियों में सुसंगत होती है, परिस्थितियां और व्यक्ति, कि कौन व्यक्ति किस विषय पर राय का साक्ष्य दे पाएंगे, इस पर बात करेंगे। देखिए